तो आपकी डिमांड पर मैं इस सीरीज़ के एक नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और ये तब तक एपिसोड अपलोड होता रहेगा जब तक मेरे पास टाइम है, क्योंकि भाई टाइम तो मनी है, पर मनी मेरे पास नहीं है, मुझे मनी चाहिए। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और सेकंड चैनल भी मैंने दे रखा है, वो भी सब्सक्राइब कर सकती हो, क्योंकि कुछ दिनों में मैं उस पर मांगा अपलोड करने वाला हूँ, मांगा एक्सप्लेन अपलोड करने वाला हूँ। मतलब चलेगा ऐसे स्टोरी की तरह ही, लेकिन उसमें मांगा पिक्चर्स होगी, तो आपको मांगा पिक्चर्स क्या पिक्चर्स होगी, तो आपको इजी रहेगा, कैरेक्टर के नाम, स्टोरीज़ और ये सब मस्त लगेगा। मतलब वो वाली बात हो जाएगी कि इतना बेरोज़गार हूँ कि कुछ भी देख लेता हूँ, वो वाली बात हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और सुनते रहो इस स्टोरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये कंटेंट किसी भी प्रकार की वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंधित नहीं है। इस कहानी में कुछ दृश्य, संवाद या भावनात्मक तत्व वयस्क दर्शकों 18+ के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लीलता, वास्तविक हिंसा या आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। वीडियो देखने से पहले दर्शक अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। अध्याय 31। नई दुनिया के इस वीरान जंगल में पहुंचते ही सिया ने शीला की ओर देखा। उन्होंने अपनी क्षमताओं का आकलन किया तो शीला का स्तर भी निकला। सिया ने अपनी क्षमताएं थोड़ी गोपनीय रखीं, बस इतना बताया कि वह 20 से ऊपर है। उन्होंने फूफी की ओर देखा, जो हमेशा की तरह अपनी जीभ बाहर निकाले खुश था। सिया को इस बात की तसल्ली थी कि उसका वफादार कुत्ता भी उसके साथ इस नई दुनिया में आ गया था। तभी उसकी नज़र कुछ मीटर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो ठंड के मारे कांप रही थी। रेशमी कपड़ों में लिपटी वह महिला किसी पार्टी के दौरान ही शायद इस दुनिया में आ गई थी। वह डरी हुई और असहाय लग रही थी, लेकिन उनके पास आपस में बात करने का समय ही कहाँ था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई, एक भयावह गुर्राहट गूंजी और देखते ही देखते दो खूंखार दरिंदे बाहर कूद पड़े। वे 1 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे। उनकी आंखों में सिर्फ भूखी दरिंदगी थी और उनके जबड़े इतने मजबूत थे कि एक झटके में किसी की भी जान ले सकते थे। सिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, भागो। सिया ने फुर्ती से ड्रग माफिया के घर से चुराई हुई बंदूक निकाली और उन पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वे गोलियां उनकी सख्त खाल को चीर नहीं पा रही थी। इससे वे और भी आक्रामक हो गए। इस बीच दूसरा शिकारी उन दोनों महिलाओं की ओर झपटा। डरी हुई उस रेशमी कपड़े वाली महिला ने अपनी जान बचाने के लिए अनजाने में ही शीला को धक्का दे दिया। शीला जमीन पर गिर पड़ी। उसका हेलमेट उसे चोट से बचा ले गया, लेकिन मौत उसके बिल्कुल करीब थी। उस दरिंदे के नुकीले दांत शीला के सिर के इंच भर की दूरी पर थे। सिया ने बिना चूके उस शिकारी की आंख में गोली मारी। दरिंदा तड़पकर गिर पड़ा। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेवल 3 सेबर टाइगर का खात्मा। सिया को 70 तांबे के सिक्के और अनुभव प्राप्त हुआ, लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं था। पीछे से एक म्याऊं की आवाज आई। फूफी एक पेड़ से टकराकर गिरा था। वह जिंदा था या मर चुका, सिया को नहीं पता था। तभी वह दरिंदा उस रेशमी कपड़े वाली महिला पर झपटा। उसने एक झटके में महिला का सिर अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे किसी कुकी की तरह चबा गया। सिया ने मौका मिलते ही फिर से निशाना साधा और दूसरे दरिंदे की आंख में गोली मार दी। वह भी वही ढेर हो गया। सिया के पैर लड़खड़ाने लगे। वो बंदूक थामे थरथर कांप रही थी। ये राक्षस जोम्बियों से कहीं ज्यादा ताकतवर और घातक थे। उनकी खाल गोलियों का असर तक नहीं ले रही थी, जबकि इंसान के शरीर का एक ही वार में अंत तय था। उसने जल्दी से फूफी की जांच की। उसे मामूली चोटें आई थीं। शीला भी बाल बाल बची थी। सिया ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो अब अकेली नहीं थी। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ सालों के सुकून भरे जीवन ने उसके अंदर की सतर्कता को कम कर दिया था। उसने उसे खुद को याद दिलाया कि आर्यन ने उसे जो भी सिखाया था, वो उसे फिर से आजमाना होगा। उसे अपनी सुरक्षा और अपने आने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेनी थी। वह मरना नहीं चाहती थी। उसने मन में ठान लिया, चाहे जो हो जाए, उसे और मजबूत बनना होगा। जब वो अपने पति से दोबारा मिलेगी
तो उसे अपनी पत्नी की बहादुरी पर गर्व होना चाहिए। सिया की आंखों में अब एक नया संकल्प था। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं थी और सिया ने ठान लिया था कि वह सबसे ताकतवर बनकर उभरेगी। एबरडीन शहर 15 साल पहले एक आलीशान विला के हरे भरे बगीचे में छोटे से मंडप के नीचे 2 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। वो नज़ारा किसी फिल्म के सीन जैसा प्यारा था। आर्यन, जो उस समय एक होनहार किशोर था, ने छोटी सिया के सिर पर हाथ फेरा। आर्यन की आंखें गहरी और तीखी थीं, जो बताती थी कि बड़ा होकर वो एक दबंग व्यक्तित्व का मालिक बनेगा। वही छोटी सिया, जिसके 2 प्यारे पोनीटेल थे और पन्ना जैसी हरी आंखें, आर्यन की ओर मासूमियत और थोड़ा नखरे से देख रही थी। सिया ने मचलते हुए कहा, आर्यन, ये बहुत बोरिंग है। वह हॉर्स स्टैंस यानी घोड़े जैसी मुद्रा में खड़े होने की कोशिश कर रही थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आर्यन ने अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने झुककर सिया के गालों से पसीना पोंछा और बोला, सिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना होगा। आर्यन ने सेना में भर्ती होने का सपना देखा था और उसे पता था कि मजबूती के लिए थोड़े त्याग की जरूरत होती है। सिया ने मासूमियत से पूछा, क्यों? हम हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? आर्यन हंसा और उसे गले लगा लिया। हम साथ रहेंगे, बस हमें पहले बड़े होना होगा। सिया ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। सच में? तो मैं जल्दी बड़ी होकर ताकतवर बनूंगी। आर्यन ने भरोसा दिलाया कि उसकी सिया जरूर एक दिन बहुत मजबूत बनेगी। वे दिन गुजर गए और आज आर्यन को याद था कि कैसे बचपन में वह सिया को गोद में उठाकर किसी अनजान खतरे से भागता था। वह हमेशा चाहता था कि वह इतना मजबूत बने कि सिया तक कोई आंच न आने दे। अचानक आर्यन ने मजाक में कहा, और हाँ, अगर तुम ताकतवर बनोगी तो अजीबोगरीब पौधे खाना बंद कर दोगी। सिया को बचपन से ही अजीब पौधों और जड़ी बूटियों में दिलचस्पी थी और आर्यन उसे बार बार अस्पताल ले जाकर थक चुका था। सिया ने होंठ सिकोड़ लिए। आर्यन ने उसके गाल नोचते हुए चेतावनी दी, अगर ऐसे पौधे खाती रहोगी तो कभी बढ़ नहीं पाओगी, हमेशा छोटी रह जाओगी। सिया डर गई। नहीं, मुझे छोटा नहीं रहना। आर्यन हंसा, तो ट्रेनिंग करो। और हाँ, अगर तुम ताकतवर बनी तो तुम किसी सुपर हीरो की तरह सबकी रक्षा कर पाओगी। सिया ने सोचा और बोली, लेकिन मैं हमेशा खुद की रक्षा करना पहले सीखूंगी, जैसा तुमने कहा। आर्यन गंभीर हो गया। उसने सिया के गालों को थामकर उसकी आंखों में देखा। वादा करो सिया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना ख्याल रखोगी। ज़ेनो महाद्वीप। वर्तमान। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी यादों से बाहर निकली। उसने फूफी को उठाया और शीला की ओर देखा, जो अभी भी उस खौफनाक हमले के सदमे में कांप रही थी। सिया ने रूखे स्वर में कहा, चलो शीला, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ बहुत खून बिखरा है, इसकी महक और दरिंदों को खींच लाएगी। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। शीला के पैर लड़खड़ा रहे थे और वो बार बार रुक रही थी। सिया को उस पर दया तो आ रही थी, लेकिन वह इस बात से वाकिफ थी कि वह अब बोझ नहीं उठा सकती। सिया ने शीला की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर लहजे में कहा, शीला, ये अब हमारी हकीकत है। मैं जानती हूँ कि तुम डरी हुई हो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं हर बार तुम्हें बचा पाऊंगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अब सिर्फ उसकी अपनी जान नहीं, बल्कि उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। आर्यन से किया गया वो वादा अब और भी भारी लगने लगा था। वह जानती थी कि उसे अब केवल जिंदा नहीं रहना है, बल्कि अपने बच्चों के लिए इस नई दुनिया की चुनौती को पार करना है। आर्यन का वादा, उसका भरोसा और खुद को सुरक्षित रखने की वो कसम, अब यही सिया की सबसे बड़ी ताकत थी। सिया ने बिना पीछे मुड़े अपने कदम बढ़ा दिए। उसके साथ फूफी था, जो अपनी मस्ती में उछल कूद कर रहा था। पीछे खड़ी शीला की आंखों में आंसू थे। वह मायूस थी कि सिया ने उसे झिड़क दिया, लेकिन फिर एक पल के लिए उसने खुद को समझाना शुरू किया। क्या वो वाकई ये सोचकर बैठी थी कि सिया हमेशा उसे ढाल बनाकर बचाती रहेगी? अपनी इसी उम्मीद पर उसे शर्म महसूस हुई। ये शर्म उसके पिछले डर से कहीं बड़ी थी। उसने उस मौत के पल को याद किया जहां वह पूरी तरह बेबस थी। शीला ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे
और पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, और मेरी जान बचाने के लिए भी। सिया ने इत्मीनान भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे अब जंगल की घनी हरियाली के बीच चल रहे थे। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां दिखाई भी नहीं देती थी। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट किसी खतरे की आहट जैसी लगती थी। तभी सिया की नज़र उन वनस्पतियों पर पड़ी जो उनके चारों ओर थी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की एक भी पत्ती या पौधा पृथ्वी के जैसा नहीं था। एक वनस्पति विशेषज्ञ के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन अभी अन्वेषण का समय नहीं था। अचानक सामने एक खाली जगह पर उन्हें हरे रंग के हिरन जैसे दिखने वाले अजीब जीव मिले, जिनके सिर पर नुकीले सींग थे। सिया ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे जीव भूखे और आक्रामक थे। जैसे ही उन्होंने हमला करने की मुद्रा बनाई, सिया ने अपनी बंदूक तान दी। धाय धाय 2 हेलियम मूस ढेर हो गए। सिस्टम ने सिया को सिक्के और अनुभव दिए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दरिंदे ने शीला पर हमला कर दिया। उसने वही हेलमेट जो सिया ने उसे दिया था अपने बचाव में आगे किया। उस दरिंदे ने हेलमेट को चबाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर वो हेलमेट न होता तो आज शीला का सिर उसी तरह कुचला जाता। सिया ने फुर्ती दिखाते हुए एक गोली उस जीव की खोपड़ी में उतार दी। शीला का चेहरा दरिंदे के खून से लथपथ था। वह कांपती हुई खड़ी हुई और खुद को एक थप्पड़ मारा ताकि वो होश में रह सके। तभी फूफी ने भी एक लेवल 2 के जीव से लड़ते हुए बाजी मार ली और लेवल अप कर लिया। उसके घाव भरने लगे और उसकी ऊर्जा वापस लौट आई। अब बारी शीला की थी। उसके सामने एक लेवल 1 का जीव था। शीला सिया की तरफ मदद के लिए देख रही थी, लेकिन सिया ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम्हें खुद की ताकत पर भरोसा करना होगा, वरना इस दुनिया में जीवित नहीं बच पाओगी। शीला को एहसास हुआ कि सिया एक गर्भवती महिला है और उससे उम्र में छोटी है, फिर भी वह कितनी दृढ़ है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसने नर्स होने के नाते शरीर की शारीरिक कमजोरियों को समझा था। वो अब डर नहीं रही थी। उसने पूरे कौशल के साथ कुल्हाड़ी का वार किया। कुछ मिनटों के कड़े संघर्ष के बाद उसने पहली बार अपने दम पर उस जीव का अंत कर दिया। शीला घुटनों के बल गिर पड़ी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास था। सिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुमने कर दिखाया। अगला युद्ध इससे कहीं आसान होगा। जंगल में खून की गंध फैल चुकी थी, इसलिए वे वहां रुकने का जोखिम नहीं ले सकते थे। चलते चलते उन्हें पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक गुफा मिली। सिया ने सुनिश्चित किया कि वहां कोई और न हो, और फिर उन्होंने उसे अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। गुफा के बाहर खड़ी सिया ने फिर से उन अजनबी पौधों को निहारा। उसने महसूस किया कि ये केवल एक जंगल नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया है, रहस्यों से भरी, खतरों से अटी, लेकिन नई संभावनाओं के साथ। उसके दिल में एक टीस उठी कि आर्यन अगर यहाँ होता तो हम साथ मिलकर इन पौधों का अध्ययन करते। लेकिन सिया ने अपना ध्यान अपनी जिम्मेदारी पर केंद्रित किया। अब उसे इस अनजान दुनिया को समझना था, क्योंकि यही अब उसका और उसके बच्चों का घर था। 15 साल पुरानी बात है। नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के एक एकांत कोने में बैठी छोटी सिया हजारों पुरानी किताबों के बीच खोई हुई थी। उसे किताबों के पन्नों को छूकर पढ़ना एक अलग ही सुकून देता था। उसी समय उसके पास बैठा वह बूढ़ा पुस्तकालयाध्यक्ष मुस्कुराते हुए अखरोट खा रहा था। उसने सिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण अखरोट का छिलका सही प्रक्रिया के बाद स्याही बन सकता है। उस दिन सिया ने एक सबक सीखा था। पौधे केवल हरियाली नहीं हैं, वे ज्ञान का एक पूरा संसार है। ज़ेनो महाद्वीप। वर्तमान। गुफा को अस्थायी ठिकाना बनाने के बाद सिया का वैज्ञानिक मन शांत नहीं बैठा। उसने शीला और फूफी को सुरक्षित छोड़कर पास के इलाके का मुआयना करने का फैसला किया। सिया ने अपने पोर्टेबल लैब, जिसे वह प्यार से तोरी कहती थी, को बाहर निकाला। उसने आसपास के पौधों के नमूने लिए और उन्हें टेस्ट करने लगी। एक पीले चेरी टमाटर जैसा फल दिखने में रसीला था, लेकिन चखते ही उसका चेहरा खट्टा हो गया, बेहद खट्टा। उसने अपनी डायरी में लिखा, इसे भूल कर भी न खाएं। फिर उसने एक गुलाबी रंग का कंद खोद निकाला,
जो काफी हद तक शकरकंद जैसा था। उसका विश्लेषण सकारात्मक था, वो खाने योग्य था। तभी उसकी नज़र एक मोटी बेल पर पड़ी, जिस पर बैंगनी रंग के सुंदर फूल लटक रहे थे। वे ऐसे हिल रहे थे जैसे सिया को अपनी ओर बुला रहे हों। बेल की खुशबू उसे उसके पसंदीदा फल अंगूर की याद दिला रही थी। सिया ने फूल और पत्ते तोड़े और विश्लेषण के लिए तोरी में डाले। जैसे ही वो स्क्रीन पर परिणाम देखने के लिए झुकी, उसकी नजरें धुंधली होने लगी। उसके घुटने कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ सुन पड़ गए। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमक रहा था, अत्यधिक जहरीला। उस फूल में 3 तरह के नशीले तत्व थे। सिया को पता चल गया कि उसे जहर चढ़ चुका है। अंधेरे के बीच उसे अपने पति आर्यन की आवाज सुनाई दी। सिया, मैंने कहा था न कि अजीब चीजें मत खाया करो। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो आर्यन का मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन देख रही थी। आर्यन की गहरी नीली आंखें, उसका चिंता भरा चेहरा, वो सब इतना असली लग रहा था। सिया का दम घुट रहा था। उसने आखिरी कोशिश की। अरे, कोई है? अगले ही पल शीला दौड़ी हुई वहां आई और फूफी उसके चारों ओर घबराकर चक्कर काटने लगा। शीला ने फौरन सिया को प्राथमिक उपचार दिया। सिया ने लड़खड़ाते हाथों से पास की झाड़ियों की ओर इशारा किया। उसने एक विशिष्ट पौधे का रस और दूसरे फूल की पंखुड़ी को मिलाने का निर्देश दिया। शीला ने फुर्ती से दवा तैयार की और सिया को पिलाई। कुछ मिनटों के भीतर ही सिया के चेहरे पर रौनक लौटने लगी। सिया ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है, बस गलती से जहर छू लिया था। लेकिन ये बात सुनकर शीला का सब्र टूट गया। वह नर्स जो अब तक दबीदबी रहती थी, एकदम से दहाड़ उठी। क्या तुम पागल हो? भूल गई हो कि तुम गर्भवती हो? सिया एक पल के लिए ठिठक गई। उसने अपने भारी पेट पर हाथ रखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी पौधों के प्रति दीवानगी वाकई जानलेवा हो सकती थी। उसने अपने होने वाले बच्चों से माफी मांगी। तभी हवा में एक नीली रोशनी चमकी और सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। नया कौशल प्राप्त हुआ, एलिमेंट्री अप्रेजल डी। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस कौशल के साथ अब उसे पौधों को टेस्ट करने के लिए छूने की जरूरत नहीं थी। वह दूर से ही जान सकती थी कि कौन सा पौधा किस काम का है। जो चीज उसे पहले जानलेवा लग रही थी, अब वो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। ज़ेनो महाद्वीप की खतरनाक वनस्पति अब उसके हाथ की कठपुतली बनने वाली थी। सिया ने एक गहरी सांस ली। अब उसे पता था कि इस अनजान दुनिया में जीवित रहने की कुंजी उसके पास आ चुकी थी। गुफा के बाहर खड़ी सिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसे यूं मुस्कुराते देख शीला को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसे जहर का शिकार होने के लिए डांटा गया था। शीला ने झिझकते हुए कहा, सिया, मुझे पता है कि मैं अपनी सीमा लांघ रही हूँ, लेकिन सिया ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मैंने एक नया कौशल सीख लिया है। दोनों का ध्यान सिया की ओर खिंच गया। सिया ने समझाया, अब मैं किसी भी चीज को देख सकती हूँ, और अगर उसका स्तर बहुत ज्यादा नहीं है तो सिस्टम मुझे उसका नाम और उसके उपयोग बता देगा। शीला को वो पल याद आया जब सिया ने अनजान पौधों से तुरंत एंटीडोट यानी जहर का काट तैयार कर लिया था। अब सिया को उन पौधों को छूने या सूंघने की भी जरूरत नहीं थी। ये सिया के लिए सबसे बड़ी राहत थी। सिया ने सोचा, शायद इस दुनिया में चीजों को सही ढंग से सीखने और समझने से नए कौशल अपने आप विकसित हो जाते हैं। शीला ने मजाक में उस जहरीले फूल की ओर इशारा किया और पूछा, क्या मुझे इसे खा लेना चाहिए? शायद मुझे भी नया कौशल मिल जाए। सिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम कोशिश कर सकती हो। दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ीं। अपनी क्षमताओं की जांच करने के लिए सिया ने अपने स्टेटस को देखा। उसके पास अब 300 मैना यानी जादुई ऊर्जा थी। इसका मतलब था कि वह एक बार में 30 बार अप्रेजल कौशल का उपयोग कर सकती थी। उसने तय किया कि वह कम से कम 5 बार इस कौशल को आजमाएगी। वह जमीन पर बैठी और उसने एलोवेरा जैसे दिखने वाले एक पौधे को चुना। उसने अपनी जादुई ऊर्जा से 10 मैना का उपयोग किया। कोई शोर नहीं, कोई चमक नहीं, बस पौधे के ऊपर कुछ अक्षर उभर आए। द्विगॉर्गन, लेवल 2, घाव भरने वाली दवाओं का मुख्य घटक।
कीड़े भगाने वाली दवाओं के लिए सहायक सामग्री। सिया की आंखें चमक उठीं। ये वाकई एक बहुउपयोगी पौधा था। उसने अपनी लैबोरेटरी में इसका परीक्षण किया और पाया कि इसमें टैनिन जैसे बायोएक्टिव तत्व है। उसने सोचा कि इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिया ने तय किया कि वो खाना पकाने की कला को और बेहतर तरीके से सीखेगी। उसका सपना था कि जब वो आर्यन से दोबारा मिले तो उसे खुद के हाथों का बना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खिलाए। और हाँ, अपने भाई को भी। अगला पड़ाव था एक लंबा शंकुधारी पेड़ जिस पर रंग बिरंगे गोल फल लटक रहे थे। वॉल ट्री, लेवल 3। इसके फल बच्चों के खिलौने यानी गेंद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सिया को शुरुआत में ये बोरिंग लगा, लेकिन जब उसने तोरी में इसका परीक्षण किया और अपनी डेटाबेस फाइल्स खंगाली तो उसे एक बड़ा सच पता चला। यह फल चीड़ के फल जैसा था और इससे राल यानी रेजिन बनाया जा सकता था। और रेजिन से साबुन बन सकता था। अपनी गर्भावस्था और इस अनजान जंगल की गंदगी के बीच सिया को साफ सफाई की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। एक साबुन बनाने का विचार ही उसके चेहरे पर खुशी ले आया। फिर उसने पेड़ की छाल को सावधानी से काटा। एक चिपचिपा तरल बाहर निकला। उसने दस्ताने पहनकर उसे सूंघा और तोरी में डाला। परिणाम देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर था, बिल्कुल रबर जैसा। सिया ने अपनी पानी की खाली बोतल में उस गाढ़े तरल को बूंद बूंद करके जमा करना शुरू किया। एक ही दिन में एक अजीब सी नई दुनिया में सिया ने रबर जैसा पदार्थ और साबुन बनाने की सामग्री खोज ली थी। उसके शरीर का हर एक सेल रोमांच से भर उठा था। उसे समझ आ गया था कि यह दुनिया जितनी खतरनाक है उतनी ही अद्भुत भी। विज्ञान और तकनीक की मदद से वो इस नई दुनिया को अपने लिए एक स्वर्ग में बदलने के लिए तैयार थी। सिया उस रबर जैसे पदार्थ के रिसने की प्रक्रिया को एक सनकी वैज्ञानिक की तरह देख रही थी। उसके मन में उन रसायनों के 1000 इस्तेमाल दौड़ रहे थे। ये गोंद का काम कर सकता था और अगर सही ढंग से प्रोसेस किया जाए तो इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए बेहतरीन साबित हो सकती थी। अपनी नोट से भरी डायरी और टैबलेट को देखते हुए सिया के अंदर एक अपार संतोष की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसका अप्रेजल कौशल केवल जानी-मानी जानकारियां दे रहा था। इस नई दुनिया की तकनीक शायद उतनी विकसित न हो, लेकिन सिया का विज्ञान उसे इनसे कहीं आगे ले जा सकता था। वह तो यहाँ की उन जड़ी बूटियों के राज खोल सकती थी जिनके बारे में यहाँ के लोग भी शायद न जानते हों। अब उसे ज़ेनो महाद्वीप के दरिंदों या लेवल अप करने से ज्यादा दिलचस्पी पौधों के रहस्यों में थी। वह पूरी तरह से एक मैड साइंटिस्ट की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे याद ही नहीं रहा कि उसे अपना इलाका बसाना है। उसने शीला और फूफी को आदेश दिया, आज हम यही रुकेंगे। ये जगह सुरक्षित लग रही है। तुम लोग आराम करो और अपना काम देखो। सिया के इस आदेश में इतनी तेजी थी कि शीला को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। शीला ने बस एक आह भरी और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सिया फिर से अपने शोध में जुट गई। उसे एक खट्टा फल मिला। उसने हिचकिचाते हुए अपनी जादुई ऊर्जा खर्च की। खट्टा पुअर, लेवल 1, भूख मिटाता है, रंगाई और मसालों का मुख्य घटक। सिया की आंखें चमक उठीं। मसाला यानी सिरके जैसा कुछ? उसने तुरंत कुछ फल जमा कर लिए। बगल में ही एक और बेरी दिखी, यू बेरी, लेवल 3। कच्चा खाया जा सकता है, दवाओं और शोरबे के लिए एक बेहतरीन सामग्री। सिया ने सोचा, अगर उसके पास ज्यादा जगह होती तो वह इन बेरीज के ढेर लगा देती। तभी उसे एक रंग बिरंगा पेड़ दिखा जिसकी पत्तियां गुलाबी और बैंगनी थी। वे इतनी ताज़ी और आकर्षक लग रही थी कि कोई भी उन्हें सलाद समझकर खा ले। सिया ने अपना कौशल इस्तेमाल किया। लूज, लेवल 4, छाल और फल जहरीले हैं, हेरेन जहर बनाने की मुख्य सामग्री। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह फिर से एक बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उसने तुरंत शीला और फूफी को बुलाया। इन सुंदर दिखने वाले पौधों से दूर रहो, ये धोखेबाज और जहरीले हैं। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। फूफी ने भी अपनी सहमति में भौंका। तभी उन्हें खाने की याद आई। सिया को अपनी भूख का एहसास हुआ
और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। एक माँ के रूप में उसे और बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखना था। शीला ने जो सूप बनाया था, सिया ने उसे चखा और पहली बार शीला की तारीफ की। शीला का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। शीला ने चिंतित होकर कहा, सूप तो अच्छा है, पर जो मसाले हमने साथ लाए थे वे बस 1-2 हफ्ते के ही बचे हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमने जो नए पौधे खोजे हैं हम उनसे और मसाले बना लेंगे। तीनों खुशी से खाना खा ही रहे थे, तभी अचानक सन्नाटा चीरती हुई वही जानी पहचानी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। सिया और शीला की आंखें मिल गईं। वे समझ गई कि मुसीबत फिर दरवाजे पर है। उन्होंने फौरन अपना सामान समेटा और हथियार निकाल लिए। सिया को देर से एहसास हुआ, उसे जहर के असर से अपनी सूंघने की शक्ति कम महसूस हो रही थी, और शायद सूप की खुशबू ही इन दरिंदों को यहाँ खींच लाई थी। झाड़ियों के पीछे से कई अजीब और डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। सिया ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और दांत पीसते हुए बुदबुदाई। इतनी शांति से खाना भी नसीब नहीं हुआ, और तभी उसे याद आया, उसे अभी अपना इलाका यानी अपना घर भी बसाना है। एक बार फिर से मौत का खेल शुरू होने वाला था। जंगल के बीचों बीच सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो शांति लंबी नहीं चली। चंद पलों में दर्जनों दरिंदे उन पर टूट पड़े। एक तरफ भालू जैसे विशालकाय जीव थे जिनके सिर शेर जैसे थे, तो दूसरी तरफ 15-20 बड़े-बड़े हरे चूहे जैसी आकृतियां। सिया ने बंदूक लोड की और तंस कसा। शीला, तुम्हारी कुकिंग की खुशबू तो इन राक्षसों के लिए 5 स्टार होटल के खाने जैसी लग रही है। शीला घबराहट में कांप गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। दरिंदे भूख से पागल होकर उन पर झपटे। सिया ने बंदूक के साथ अपनी कटार भी निकाल ली। उसे पता था कि गोलियां खत्म हो सकती हैं, इसलिए अब सावधानी बरतना जरूरी था। धाय धाय, बंदूक की आवाज के साथ ही 3 दरिंदे ढेर हो गए। सिया ने एक लेवल 2 के दरिंदे को निशाना बनाया, लेकिन उसे मारने के लिए 3 गोलियां उसकी आंखों में उतारनी पड़ी। जैसे ही एक दरिंदा करीब आया, सिया ने फुर्ती से अपनी कटार निकाली और उसके जबड़े के एक नाजुक हिस्से पर वार कर उसे वही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ फूफी अपनी छोटी कदकाठी का फायदा उठाकर फुर्ती से झाड़ियों में दौड़ रहा था, जबकि शीला किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए जूझ रही थी। तभी एक बेहद तेज रफ्तार दरिंदा सिया की ओर झपटा। सिया ने मौत को चकमा दिया, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो गया। दर्द की लहर उठी, लेकिन सिया ने परवाह नहीं की। उसने अपनी कटार से उस दरिंदे पर सटीक वार किए, और जब वह लड़खड़ाया तो सिया ने अपनी बंदूक से उसका काम तमाम कर दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेवल 3 के दरिंदे का खात्मा, और इसी के साथ सिया के दिमाग में एक और धमाका हुआ। बधाई हो, आप लेवल 4 पर पहुंच गई है। उसकी शारीरिक क्षमताएं और ताकत बढ़ गई थी। लड़ाई का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा। सिया के चारों ओर दरिंदों का घेरा था। वह बंदूक से गोलियां बरसा रही थी और अपनी कटार से बचाव कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक डिंग की आवाज आई। सिस्टम ने उसे 2 नए कौशल दिए थे, परफेक्ट एम जो 10 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकता था, और क्विक शॉट जो 1 मिनट के लिए गोलियों की रफ्तार दोगुनी कर देता था। 1 घंटे बाद जब जंगल शांत हुआ तो सिया पसीने से तरबतर एक पत्थर पर गिर पड़ी। शीला और फूफी भी बुरी तरह जख्मी थे। शीला की आंखों में आंसू थे, वह डर के मारे पीली पड़ गई थी। सिया ने झटपट अपनी लैब तोरी निकाली। उसने गुई गॉर्गन और यू बेरी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया। उसने एक पुराना नुस्खा याद कर उसमें कुछ और जड़ी बूटियां मिलाई और उसे बैंडेड नाम दिया। बधाई हो, विश्व ज्ञान में योगदान के लिए आपको C ग्रेड का गिफ्ट पैक मिला है। सिया ने वो मरहम शीला के घावों पर लगाया और उसे खिलाया। आधे घंटे बाद शीला की आंखें खुलीं। वो सिया के गले लगकर बिलखने लगी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। सिया ने उसके आंसू पोंछे और कहा, जो तुम्हें मार नहीं सकता वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। अपनी कमजोरी को देखो, 2 दिन पहले तुम ऐसी नहीं थी। शीला ने गर्व से अपना नया कौशल दिखाया। / हमले में 1% अतिरिक्त पावर जोड़ता है। सिया मुस्कुराई।
अब शीला का आत्मविश्वास लौट आया था। शीला ने दृढ़ता से कहा, एक दिन मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। सिया ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी अपनी आंखों में एक गहरी चमक थी। अब वो केवल एक जीवित बची इंसान नहीं थी, वह एक योद्धा थी जो अपनी और अपने बच्चों की दुनिया बनाने निकली थी। नई शक्ति, नए कौशल और अटूट इरादों के साथ सिया का असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। सिया, शीला और फूफी को चलते हुए घंटों बीत चुके थे। थककर चूर होने के बावजूद वे रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इस नई दुनिया में एक ही जगह टिके रहना मौत को दावत देने जैसा था। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। गुफा का मुंह इतना संकरा था कि झुककर ही अंदर जाया जा सकता था, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर था। सिया ने अपनी सोलर फ्लैशलाइट जलाई। सब कुछ ठीक देख शीला ने फटाफट खाना बनाने की तैयारी शुरू की। इस बार उन्होंने गुफा के द्वार को चटाइयों से ढक दिया और ऐसा खाना चुना जिसकी महक कम हो। फूफी बर्तन के पास लेट गया और सिया दीवार से टिककर बैठने लगी। उसने सिस्टम द्वारा दिए गए नक्शे को गौर से देखा। अब तक उसने जो भी रास्ते तय किए थे, उन्हें डिजिटल नोट्स के साथ दर्ज किया था। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पानी का स्थायी स्रोत हो, जो भविष्य में व्यापार और खेती के काम आ सके। पेट भर खाना खाने के बाद तीनों स्लीपिंग बैग में घुस गए। सिया ने गुफा के मुंह पर एक मैनुअल अलार्म सिस्टम लगा दिया था, ताकि उन्हें पहरा न देना पड़े। वे इतनी गहरी नींद में सो गए कि बाहर शुरू हुई मूसलाधार बारिश का उन्हें पता तक न चला। वहीं दूसरी ओर सिया की दुनिया से आए दो और लोग, अंसेल और टॉम, एक खोखले पेड़ के तने में दुबके हुए कांप रहे थे। बारिश ने उन्हें भीगा दिया था और उनके शरीर की महक को छुपा लिया था, जो शायद उनकी जान बचाने वाली एकमात्र चीज थी। टॉम, जो डर के मारे सफेद पड़ गया था, फुसफुसाया, बाकियों का क्या हुआ होगा? जब हम यहाँ आए तो 30 से ज्यादा लोग थे, पर उन राक्षसों ने आधे से ज्यादा को खत्म कर दिया। अंसेल ने कंधा उचकाते हुए कहा, ज्यादातर मर चुके होंगे, पर जो शहर में इतने दिन टिके थे, उनमें कुछ तो काबिलियत होगी। उसे याद था कि उस भीड़ में कुछ पुलिस वाले थे, एक गैंग का सदस्य था और एक ऐसा शख्स था जो बिल्कुल फौजी लग रहा था। पर अंसेल को सबसे ज्यादा चिंता एक गर्भवती महिला सिया की थी। टॉम रोने की कगार पर था। ये कैसी जगह है? क्या सुरक्षा अवधि का वादा झूठ था? अंसेल ने ठंडी सांस भरी। शायद यह उनके मानक के हिसाब से सुरक्षा ही है। टॉम का चेहरा और भी फीका पड़ गया। एक शांत पृथ्वी से निकलकर ऐसे खूंखार संसार में आना, जहां हर कोई एक दूसरे को खाने पर तुला हो, यह कल्पना से भी परे था। बारिश थमते ही दोनों बाहर निकले। उनके पास कुछ पुराने हथियार थे, जो उन्होंने स्टेशन से बटोरे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें फिर से दरिंदों का सामना करना पड़ा। बिना बंदूकों के लड़ाई कठिन थी। टॉम ने राक्षसों को उलझाया और अंसेल ने अपनी पूरी ताकत से वार किए। घंटों की जद्दोजहद और पसीने के बाद अचानक अंसेल के कान में वह जानी पहचानी गूंज सुनाई दी, बधाई हो, आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। अंसेल का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसकी जीवन शक्ति यानी लाइफ और स्पिरिट मरणासन स्थिति में थी। सिस्टम ने उसे एक नया कौशल दिया था, स्टैब। हमले में 1% अतिरिक्त पावर जोड़ता है। अंसेल को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। ये लड़ाई कठिन थी, पर अब उसे यकीन हो गया था कि हारना उसका विकल्प नहीं है। इस क्रूर दुनिया में हर चोट उन्हें और मजबूत बना रही थी। सिया की तरह अंसेल को भी अब यह एहसास हो गया था कि अगर जीना है तो इस दुनिया के नियमों को अपनाना ही होगा। एक तरफ सिया अपनी वैज्ञानिक खोजों में डूबी थी, तो दूसरी तरफ अंसेल और टॉम अस्तित्व की आग में तप रहे थे। कौन जाने इस नई दुनिया में उनकी मुलाकात कब और कहाँ हो। अंसेल ने अपने आंकड़ों पर नजर डाली। लेवल 3। उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ चुकी थी और उसे एक नया कौशल भी मिला था, स्टैब यानी वार करना। अब उसके पास जिंदा रहने का एक रास्ता था। उसके साथ टॉम ने भी लेवल 3 हासिल कर लिया था। दोनों जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जहां उन्हें हर कदम पर खून के निशान मिल रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हाथ बाहर निकला। टॉम ने उसे पकड़ा, लेकिन वो हाथ उसके हाथ में ही रह गया।
वह एक कटा हुआ हाथ था। अंसेल कांप उठा। टॉम का चेहरा सफेद पड़ गया। थोड़ी ही दूर उन्हें एक और नजारा दिखा। एक खौफनाक दरिंदा एक महिला के शव को नोच रहा था। वह उसी ग्रुप की महिला थी जो उनके साथ यहाँ टेलीपोर्ट हुई थी। टॉम ने झाड़ियों में जाकर उल्टियाँ की, जबकि अंसेल ने अपनी तलवार से उस दरिंदे को मार गिराया। उन्होंने उस महिला को सम्मान के साथ दफनाया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुत्थम गुत्थी सुनाई दी। वहाँ 2 पुलिसवाले, ब्रूस और आर्टी, अपनी नन्ही सी बेटी के साथ दरिंदों से घिरे थे। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं और वे अपनी लाठियों से लड़ रहे थे। अंसेल और टॉम ने पहुंचकर उन्हें बचाया। अंसेल ने उन्हें बताया कि खाली बंदूकों को सिस्टम के जरिए विशेष धातु के रूप में बेचा जा सकता है। अंधेरा घिर रहा था और वे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे। तभी जंगल के बीच उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी। वे भागते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचे। द्वार पर लिखा था, ब्राइट विलेज में आपका स्वागत है। अंदर घुसते ही उन्हें गार्ड्स मिले, जिनकी आंखों में खून की प्यास थी। वहां एक मोटे, तेलकट चेहरे वाले आदमी, घू ने उनका स्वागत किया। उसने गर्व से अपने लॉर्ड माइकल बर्टी से उन्हें मिलवाया। माइकल एक युवक था जो अपनी साफ सुथरी छवि से लोगों का भरोसा जीत रहा था। माइकल ने बताया कि उसे लॉर्ड टोकन मिला था, जिससे उसने ये बस्ती बसाई है, और उसे सिस्टम से इनाम में लेवल 2 की दीवारें मिली है। अंसेल को माइकल की मुस्कान नकली लगी। उसने बेबाकी से पूछा, लॉर्ड बनने के लिए क्या शर्तें हैं? घू के चेले तो भड़क गए, पर माइकल ने शालीनता से कहा, बस बहुत सारा सोना। बातचीत के दौरान माइकल ने बताया कि वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का रहने वाला है और आपदा के वक्त वह एबरडीन सिटी में कारोबार के सिलसिले में था। ये सुनते ही अंसेल के होश उड़ गए। एबरडीन सिटी, वह शहर जहाँ कभी सिया और आर्यन साथ रहते थे। अंसेल का लापरवाह अंदाज एक झटके में गायब हो गया। अगर ये आदमी एबरडीन सिटी में था, तो क्या सिया भी यही आसपास हो सकती है? अंसेल के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी। एबरडीन सिटी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, पर अगर माइकल यहाँ आ सकता है, तो शायद सिया भी इसी दुनिया में कहीं न कहीं सुरक्षित होगी। अब अंसेल का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि एबरडीन सिटी के उस कनेक्शन को तलाशना था। क्या सिया सच में इस बस्ती के पास है? ये सवाल अब अंसेल के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। गुफा की नमी भरी हवा में सिया अपनी गहरी नींद से जागी। उसने अपने बिखरे बालों को हटाया और धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। वह मुस्कुराई, सुप्रभात मेरे नन्हे फरिश्तों। उसे अपने पेट के अंदर हल्की हल्की हलचल महसूस हुई, मानो उसके बच्चे उसे प्यार से जवाब दे रहे हों। सिया के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे इस खतरनाक और अनजान दुनिया में देखना नामुमकिन सा लगता था। उसने बच्चों से बातें करना शुरू किया। कल का दिन बहुत मुश्किल था, है ना? शुक्रिया कि तुम लोग मम्मा की कोख से बाहर आने की जल्दबाजी नहीं कर रहे। मम्मा वादा करती है वो तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित घर बनाकर देगी। बस थोड़ा इंतजाम और करना है, फिर हम आराम से रहेंगे। सिया जानती थी कि आर्यन यहाँ नहीं है। उसकी मखमली आवाज जो बच्चे सुनना पसंद करते, वो अभी उनसे दूर है। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गुफा से बाहर निकली और अपनी सोलर चार्जिंग प्लेट्स को धूप में रखा। आज का दिन साफ था और जंगल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ फैला था। जब दरिंदे आसपास न हों, तो ये जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। मिट्टी की सोंधी खुशबू और पत्तों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप। सिया ने अपना स्टेटस चेक किया। वह लेवल 4 पर थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। उसे अपना लॉर्ड टोकन इस्तेमाल करना था और समय तेजी से बीत रहा था। उसने शीला को कैंप में ही रुकने के लिए कहा। शीला ने एतराज जताया, पर सिया की दृढ़ता के आगे उसे झुकना पड़ा। सिया ने फूफी को अपने साथ लिया और निकल पड़ी। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। 25 साल की सिया, जिसके पेट में 2 जानें पल रही थीं, वह बड़ी आसानी से एक डाल से दूसरी डाल पर ऐसे कूद रही थी जैसे कोई नन्ही बंदरिया हो। उसके पति आर्यन बचपन में उसे यही बुलाते थे, लिटिल मंकी। पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर उसने दूरबीन से क्षितिज को निहारा। चारों ओर बस जंगल ही जंगल था। उसे एक बड़े जल स्रोत की तलाश थी।
बिना पानी के इलाका नहीं बसाया जा सकता था। काफी देर तक नज़ारे दौड़ाने के बाद उसे बहुत दूर एक पहाड़ी श्रृंखला दिखाई दी। उसने अपने पुराने दिशासूचक यंत्र यानी कंपास को निकाला। 100 किलोमीटर, यही उसका अनुमान था। 2 दिन का रास्ता। वो वापस नीचे उतरने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र एक चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। पेड़ों के झुरमुट के पीछे से निकलता हुआ एक धुआं। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। धुआं मतलब आग, और आग मतलब इंसान। वह जानती थी कि इस दुनिया में केवल वो अकेली नहीं है। उसने दोबारा गौर से देखा। धुआं लगातार ऊपर उठ रहा था। इसका एक ही मतलब था, आसपास और भी जीवित बचे लोग हैं। सिया के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो घंटों की थकान को पल भर में मिटा गई। वह तेजी से पेड़ से नीचे उतरी। उसे अब ये तय करना था कि क्या वह उन लोगों के पास जाएगी या फिर वो पहले अपना सुरक्षित ठिकाना बनाएगी। पर एक बात तो तय थी, अब सिया इस अनजान दुनिया में अकेली नहीं थी। उम्मीद की वो पहली लकीर उसके सामने थी, और सिया ने ठान लिया था कि वह अब अपनी बस्ती बसाकर ही दम लेगी। अगला कदम क्या होगा? क्या वे लोग दोस्त होंगे या दुश्मन? सिया ने फूफी को इशारा किया और वापस कैंप की ओर बढ़ गई। आज का दिन इतिहास बदलने वाला था। गुफा के भीतर लौटते ही सिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शीला की ओर देखा और कहा, मुझे खबर मिली है, मैंने कुछ और लोगों को ढूंढ निकाला है। शीला की आंखों में उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। क्या सच में? आखिरकार और लोग मिल गए। पर फिर उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ और वह थोड़ा झिझक गई। क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? सिया मुस्कुराई। हाँ, पर सीधे जाकर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना। हम पहले दूर से देखेंगे। सिया ने शीला को हिदायत दी कि अपनी जमा पूंजी और राशन को दिखावा न बनाए। शीला ने सिर हिलाया। उसने वो कड़वा अनुभव नहीं भुला था जब एक इंसान की जान बचाने के चक्कर में उसने खुद को मौत के मुंह में धकेला था। तीनों अपना सामान समेटकर धुएं की दिशा में चल पड़े। सिया को रास्ते में घास जैसी दिखने वाली एक भूरी वनस्पति दिखी जिसके तने तिरछे थे। उसने भविष्य के शोध के लिए उसकी जड़ें सुरक्षित कर लीं। धुएं का पीछा करते हुए वे एक छोटी सी साफ जगह पर पहुंचे जहां 20 से ज्यादा लोग एक छोटी सी आग के चारों ओर सिमटे बैठे थे। सबके चेहरे खून और धूल से लथपथ थे। आंखों में उम्मीद कम और हार की निराशा ज्यादा थी। भीड़ में कुछ लोगों ने उन्हें देखकर अपना बचाव किया तो कुछ की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। सिया समझ गई, उसकी पीठ पर लदा बैग उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। तभी भीड़ में से एक जानी पहचानी आवाज आई, दीदी। छोटी माया दौड़ती हुई आई और सिया से लिपट गई। उसके पीछे उसके पिता हेरोल्ड भी थे। इन अपनों को देखकर सिया का दिल हल्का हो गया। माया ने फफूफी को देखा तो उसकी चुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों और जानवर के खेल को देखकर बड़े लोग भी थोड़ा मुस्कुराए, पर उस माहौल में एक अजीब सा तनाव था। सब लोग थोड़ा दूर हटकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हेरोल्ड ने अपनी कहानी शुरू की। जब हम यहाँ आए तो 100 से ज्यादा लोग थे। शुरुआत में तो लगा हम नर्क से आजाद होकर किसी स्वर्ग में आ गए हैं। वहाँ घास के मैदान थे, रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन वो स्वर्ग नहीं था, वो एक मौत का जाल था। वहाँ के पौधों ने 10 मिनट के भीतर ही हमारे कई साथियों को जहर देकर मार डाला। सिया बड़े ध्यान से सुन रही थी। घास के मैदान, दूर पहाड़ और कम घने जंगल। सिया के वैज्ञानिक दिमाग में एक नक्शा उभर आया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि वे अब अपने नए घर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस जहरीले जंगल में भी एक उम्मीद थी, और अब सिया उस उम्मीद को हकीकत में बदलने वाली थी। क्या ये लोग उसके साथ उस सुरक्षित ठिकाने को बनाने में मदद करेंगे? ये सवाल अब हवा में था। सिया ने हेरोल्ड से उस जगह की दिशा पूछी जहां से वे आए थे। हेरोल्ड ने एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बताया कि वे पहाड़ से ठीक विपरीत दिशा में चलते रहे थे। उनकी सोच थी कि शहर तो मैदानी इलाकों में ही बसते हैं, पर यहाँ के जंगल पुराने और बेहद खतरनाक थे। हेरोल्ड ने बताया कि कैसे शुरुआत में उन्होंने अपने 100 साथियों के साथ एक दल बनाया था, लेकिन रास्ते में उन खूंखार दरिंदों ने उन पर हमला कर दिया।
उनमें से कुछ डरपोक लोगों ने तो अपनों को ही उन राक्षसों के आगे ढाल बना दिया था। आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। जो बचे थे उनके पास न हथियार थे, न खाना और न ही उम्मीद। उनकी आंखें अब मर चुकी थीं। सिया ने उस निराश भीड़ को देखा। भले ही उनमें कुछ मतलबी लोग थे, लेकिन वे सब इंसान थे। उसने फैसला किया कि वह उन्हें ऐसे बेबस नहीं छोड़ सकती। उसने हेरोल्ड से कहा, कुछ चुनिंदा और मजबूत लोगों को मेरे साथ भेजो। भीड़ में अचानक कानाफूसी शुरू हो गई। तभी वही बदमिजाज औरत चिल्लाई, हमारे आदमियों को कहाँ ले जा रही हो? अपनी खूबसूरती के दम पर मत समझो कि सब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। सिया ने माथा पीटा। वह जानती थी कि ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए वो उन पर चिल्लाई नहीं। उसने बस शांत स्वर में कहा, अगर हथियार नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। अंत में हेरोल्ड और कुछ अन्य पुरुषों ने सिया पर भरोसा जताया। सिया उन्हें एक बांस के जंगल जैसे दिखने वाले इलाके में ले गई। वे बांस नीले रंग के थे और उन पर कांटे लगे हुए थे। सिया ने उन्हें हिदायत दी, जड़ से मत काटना ताकि ये दोबारा उग सकें। जैसे ही लोगों ने कुल्हाड़ियां उठाईं, चारों तरफ से सन्नाटा चीरती हुई अजीब सी आवाजें आने लगीं। नीले बांस थरथराने लगे। देखते ही देखते उन झाड़ियों से दर्जनों आंखें चमक उठीं। वे बड़े बड़े चूहे थे, जो सामान्य से 10 गुना बड़े और डरावने थे। डर के मारे लोग कांपने लगे। उस बदमिजाज औरत ने फिर से सिया पर चिल्लाते हुए अपना गुस्सा निकाला, ये तुम्हारी ही चाल थी, तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाई हो। बाकी लोग भी सिया को कसूरवार ठहराने लगे। सिया ने हेरोल्ड और शीला को पीछे रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गई। उसके हाथ में हवा से उसकी कटार प्रकट हुई। अगले 1 मिनट का नजारा किसी फिल्म जैसा था। सिया किसी बिजली की तरह उन चूहों पर टूट पड़ी। एक एक वार, एक एक निशाना, और देखते ही देखते वो दर्जनों चूहे जमीन पर ढेर हो गए। सिया की हर चाल में एक शालीनता और मौत का खौफ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी और मजबूत नजरें थीं। उसने अपनी कटार से लगे खून को पोंछा और खामोश खड़ी उस भीड़ की ओर घुमा, जो अब डर के मारे पत्थर बनी हुई थी। उस खूनी कटार और सिया के बर्फीले लहजे ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। सिया ने बेहद ठंडे स्वर में पूछा, क्या अब कुछ और कहना है? भीड़ के पास कोई जवाब नहीं था। जो लोग कुछ पल पहले तक उस पर इल्जाम लगा रहे थे, अब अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। सिया ने दिखा दिया था कि इस खूंखार दुनिया में ताकत ही एकमात्र भाषा है जो समझ में आती है। 3 साल पुरानी बात है। एबरडीन शहर का वो घर, जहाँ सिया और आर्यन तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। तलवारों के टकराने की आवाज किसी मधुर संगीत जैसी थी। आर्यन की नीली आंखें, जो हमेशा सिया की फिक्र में डूबी रहती थीं, उसने देखा कि सिया थोड़ी परेशान थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तलवारबाजी में सटीकता और नियंत्रण की बात करती हो। बिल्कुल वैसी ही सटीकता हमें अपनी जिंदगी की उलझनों में भी बरतनी चाहिए। सिया ने उसे अपनी चिंता बताई। दफ्तर में एक औरत है जो मेरी मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहती है, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी है। आर्यन ने बस इतना कहा, जो सही है और जो उचित है उस पर अड़े रहो, बस यही काफी है। वर्तमान समय, जंगल में सिया ने उन दरिंदे चूहों का सफाया इतनी सफाई से किया कि भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। एक गर्भवती महिला की ये फुर्ती देखकर उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये राक्षस सच में इतने कमजोर हैं? सिया ने उनकी आंखों में छिपे उस सवाल को पथ लिया। उसने तल्ख लहजे में कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी इन्हें मार सकते हो, और अगर तुम में साहस की कमी है तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी जान दे दो, वरना तुम हर पल तड़पोगे। भीड़ सन्न रह गई। सिया का अंदाज बेहद कठोर था, लेकिन इस बेरहम दुनिया में सच्चाई यही थी। उसने उन लोगों को मरे हुए चूहों को साफ करने और बांस काटने का काम सौंप दिया। हेरोल्ड सबसे पहले आगे बढ़ा और सिया ने अपनी मशीन से उन बांसों को भाले, स्पीयर्स का रूप देना शुरू किया। सिया मदद तो कर रही थी, पर वो उन लोगों को पालने वाली नहीं थी। उसे याद था कि कैसे लोग मुसीबत के समय अपनों को ही मौत के मुंह में धकेल देते हैं। तभी वही बदमिजाज औरत आगे आई। वह सिया से ईर्ष्या करती थी। जैसे ही सिया ने काम रोका, वह चिल्लाई,
तुम ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारे पास इतना राशन है, क्या तुम एक इंसान होने के नाते उसे हमारे साथ साझा नहीं कर सकती? सिया ने उसे गौर से देखा। ये वही औरत थी जो शहर में महामारी के दौरान घर घर जाकर चिल्लाती थी और मरे हुए लोगों की भीड़ जमा करती थी। वो आज भी नहीं बदली थी। वह अपनी ही स्वार्थ की दुनिया में जी रही थी। सिया ने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे पास सामान है तो क्या? वो औरत बदतमीजी पर उतर आई। हम भूखे हैं, तुम्हें हमें खिलाना चाहिए। उसके साथ खड़े कुछ चापलूस मर्दों ने भी हामी भरी। सिया ने नफरत से उन चूहों की ओर इशारा किया। ये चूहे खाने योग्य है, इन्हें खुद पकाओ। वो औरत काम गई। ये गंदे चूहे? सिया हंसी, पर उसकी हंसी में जहर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उस औरत की गर्दन के पास रख दी। वो औरत डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। सिया की आवाज पूरी भीड़ में गूंजी, मैं एक बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हें खिलाने या तुम्हारी रक्षा करने की कोई मजबूरी नहीं है। मैं कोई जनसेवक नहीं हूँ और न ही मेरा शरीर तुम्हारी सुरक्षा के लिए बना है। क्या तुम्हें एक गर्भवती महिला से ये सब मांगते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम सब कूड़ा हो? उसने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, अगर किसी ने दोबारा मुझसे नैतिकता के नाम पर एहसान जताने की कोशिश की तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सिया का रौद्र रूप देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। हेरोल्ड और शीला ने फौरन काम संभाल लिया। चूहे पकने लगे और सिया दूर खड़ी होकर चारों ओर पहरा देने लगी। उसे उम्मीद थी कि खाने की महक से नए दरिंदे जरूर आएंगे, पर इस बार सिया डर नहीं रही थी। वह इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा भी था। जंगल के उस छोटे से घेरे में खाना पक रहा था। शीला बार बार घबराहट में झाड़ियों की ओर देख रही थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि खाने की महक से दरिंदे फिर आ जाएंगे? शीला सक्का गई। सिया का मानना था कि सिस्टम ने शुरुआत में उन कमजोरों को एक जगह रखा था ताकि वे आपस में लड़कर मजबूत बन सकें। अब उन्हें लेवल 3 के उन खतरनाक दरिंदों का खतरा नहीं था। जब खाना तैयार हुआ तो खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। हेरोल्ड, जो किसी अमीर घर का हाउसकीपर रह चुका था, उसने कमाल का खाना बनाया था। सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि किसी ने इस भयानक दुनिया में सोलर पावर्ड प्रेशर कुकर भी साथ रखा था। सिया की आंखों में हेरोल्ड के लिए सम्मान की चमक थी। अभी वे खाना खा ही रहे थे कि तभी एक ऊंची, बेहद खूबसूरत और सजीदजी औरत 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उनके पास आई। अरे, देखो कौन आया है, उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। सिया ने उसे गौर से देखा। ये सैंड्रा थी, जो सिया की बचपन की आया यानी नानी की बेटी थी। साल भर पहले उसने अपने बाप के साथ भागकर अपनी माँ को छोड़ दिया था। सैंड्रा की चाल और लहजे में अब काफी नजाकत आ चुकी थी। वो बड़ी मासूमियत से सिया के पास बैठ गई, जैसे बरसों पुरानी सहेली हो। सिया ने ठंडा जवाब दिया, नानी कैसी हैं? सैंड्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मर चुकी है। उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। सिया को गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे याद है तुमने अमीरी के लालच में अपनी माँ को छोड़ दिया था। सैंड्रा के साथ आए चापलूसों ने फौरन उसका बचाव किया। ये पुरानी बातें छोड़ो, वो तो बस एक पुरानी पहचान के नाते बात करने आई है। शीला ने तंज कसा। अच्छा, या फिर हमारी थाली के खाने के नाते? सैंड्रा चुप हो गई। सिया ने तल्खी से कहा, हमें अब और कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकती हो। सैंड्रा को लगा कि वह सिया को अपनी मजबूरी दिखाकर पिघला लेगी, लेकिन सिया ने तो उल्टा कह दिया, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है कि तुम अपना खाना खुद नहीं जुटा सकती? क्या तुम एक गर्भवती महिला का राशन मांगने आई हो? सैंड्रा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपने साथियों के साथ वहां से भाग खड़ी हुई। सैंड्रा मन ही मन सिया से नफरत करती थी। वह सोचती थी कि दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है। सिया अनाथ होकर भी इतनी खूबसूरत और काबिल है, और उसे खुद अपनी जगह बनाने के लिए कितना कुछ छोड़ना पड़ा। उसने कसम खाई कि वह सिया से भी ज्यादा ताकतवर मर्द को ढूंढेगी और एक दिन सिया को पैरों तले कुचलेगी। आधा घंटा बीत चुका था।
बाकी लोग भी अब सिया की ओर देख रहे थे। सैंड्रा ने हिम्मत जुटाई और दोबारा सिया के पास आकर पूछा, तुम लोग किस तरफ जा रहे हो? शीला ने चिनकर कहा, तुम्हें क्यों बताएं? भीड़ में से एक समझदार आदमी ने कहा, हमें वापस शुरुआती पॉइंट की ओर चलना चाहिए, वहां खतरा कम था। सिया भी इसी बात से सहमत थी। पर जैसे ही चलने का वक्त आया, उस बदमिजाज औरत ने फिर तंज कसा, क्या तुम हमें दरिंदों का चारा बनाने के लिए आगे भेजोगी? सिया ने अपना आपा नहीं खोया। उसने माया को अपनी गोद में उठाया और शीला तथा हेरोल्ड से कहा, हम सबसे आगे चलेंगे, तुम लोग हमारे पीछे रहना। और जैसे ही उसने इशारा किया, सिया और शीला किसी हवा की तरह तेजी से भाग पड़ी। हेरोल्ड तो बस पीछे से चिल्लाता रह गया, अरे रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। सिया और उसकी टीम उस भीड़ से काफी आगे निकल चुकी थी। सिया को अंदाजा था कि उन्हें कहाँ जाना है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए वे लोग सिर्फ बोझ थे और अब उसे अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। सिया और उसके साथियों को अपनी आंखों के सामने ओझल होते देख वो लोग सन्न रह गए। भीड़ में सन्नाटा पसर गया, लेकिन तभी रामोना नाम की उस लड़की ने अपनी तीखी आवाज में कहा, अरे हमें उनकी क्या जरूरत है? अगर हम उनके पीछे जाएंगे तो सब समझेंगे कि हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने उसका साथ दिया और वे अहंकार में भरकर दूसरी दिशा में चल पड़े। सिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे वैसे भी अपने दल में परजीवी नहीं चाहिए थे। कुछ किलोमीटर दूर जाकर सिया रुक गई ताकि हेरोल्ड और माया भी पहुंच सकें। सिया ने हेरोल्ड को कीड़े भगाने वाली दवा दी और उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी भी लेवल 1 पर हो? हेरोल्ड शर्मिंदा होकर सिर झुका गया। सिया ने उसे और माया को अपने साथ ट्रेनिंग देने का वादा किया, बशर्ते वह उन्हें खाना बनाना सिखाए। छोटी माया खुशी से उछल पड़ी, क्या मैं भी दीदी की तरह मजबूत बनूंगी? सिया मुस्कुराई, हाँ माया, तुम भी बहुत शक्तिशाली बनोगी। तभी अचानक फूफी और सिया सतर्क हो गए। झाड़ियों में हलचल हुई और डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। सबने अपनी कमर कस ली। रोशनी के लिए सिया ने सबकी वर्दी पर छोटी लाइटें लगा दी। अंधेरे में दुश्मन साफ नजर आने लगे। वे कमर तक ऊंचे, अजीबोगरीब दानों वाले नीले मेढक थे। सिया समझ गई कि ये सब लेवल 1 के हैं। अब सिया ने खुद लड़ने के बजाय उन तीनों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। उसने हेरोल्ड को टोका, हमला करो तो पूरी तरह करो, बीच में झिझकना तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। शीला से कहा, अपनी ऊर्जा बचाओ, एक ही बार में 2 शिकार करने की कोशिश करो। माया से कहा, ताकत बाहों से नहीं, सांस से आती है। लड़ाई का नजारा किसी स्कूल जैसा था, जहां सिया एक गुरु की तरह सबको सुधार रही थी। अंत तक हेरोल्ड लेवल 2 पर पहुंच गया और माया लेवल 1 के बीच में थी। हेरोल्ड की आंखों में सिया के लिए गहरा सम्मान था। उसे लगा कि वह आज मौत के मुंह से वापस आया है और सिया की वजह से ही वह मजबूत बन पाया है। रात बिताने के लिए उन्हें एक छोटी सी साफ जगह मिली। आग जल गई और हेरोल्ड खाना बनाने में जुट गया। खाने के बाद सिया ने टोकरी से कुछ जंगली फल निकाले। उसने हेरोल्ड से उन पौधों को चखकर उनके स्वाद और उन्हें प्रोसेस करने के तरीकों पर चर्चा की। हेरोल्ड ने बताया कि वह पहले एक शेफ रह चुका है। सिया और हेरोल्ड ने मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाई, कैसे बीन से सोया सॉस का विकल्प तैयार किया जाए और कैसे जंगली जामुनों से सिरका बनाया जाए। सिया के दिमाग में एक पूरा खाका तैयार हो रहा था। भले ही अभी घर बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन सिया मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, जब आर्यन आएगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि मैंने खाना पकाने की कला में भी महारत हासिल कर ली है। आसमान में 2 चांद चमक रहे थे। सिया ने चैन की सांस ली। ये मुश्किल दौर था, लेकिन वे अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। एक मजबूत टीम, एक अनुभवी शेफ और एक अटूट इरादा। सिया जानती थी कि वह जीत की ओर बढ़ रही है। सिया के फोन के अलार्म ने सबको नींद से जगा दिया। बाहर घोर अंधेरा था, बस 2 चांदों की मध्यम रोशनी ही सहारा थी। सिया को थोड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा था, जैसे जेटलैग हो गया हो। खैर, नई दुनिया के लंबे दिन और रातें
अब उनकी आदत में शुमार हो रही थी। सिया ने फूफी कुत्ते की नाक को हल्का सा धक्का दिया और मजाक में कहा, तुम कुत्ता हो या कोई पग? इतनी तेज खर्राटे कौन लेता है भला? सबने अपने स्लीपिंग बैग समेटे और नई ऊर्जा के साथ चल पड़े। हेरोल्ड के अंदाजे और सिया की सूझबूझ से उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया था जहां बाकी भीड़ गई थी। वे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। घंटों चलने के बाद जैसे जैसे वे ऊंचे इलाकों में पहुंचे, जंगल शांत होता गया। जो दरिंदे रास्ते में आए, वे सिया की टीम के सामने टिक नहीं पाए और अब तो वे हेरोल्ड की बेहतरीन कुकिंग के लिए ताज़ा मीट का काम कर रहे थे। हेरोल्ड का खाना बनाना वाकई लाजवाब था। सिया को बहुत खुशी थी कि उसने हेरोल्ड और माया को अपने दल में शामिल किया। चलते चलते अचानक एक नज़ारा दिखा जिसने सबको हैरान कर दिया। 1 मीटर ऊंची लकड़ी की बार। ये कोई कुदरती झाड़ी नहीं, बल्कि एक बनाई गई फेंसिंग थी। सिया समझ गई, ये किसी बस्ती की शुरुआत है। उन्होंने बार के साथ साथ चलना शुरू किया और आधे घंटे बाद वे एक बड़े गेट के सामने थे। गेट पर 2 गार्ड्स तैनात थे, जिनकी आंखों में बदमाशी और हनक साफ झलक रही थी। वहां एक बोर्ड लगा था, शाही बस्ती यानी रॉयल टेरिटरी। यहाँ प्रवेश करने के लिए 100 तांबे के सिक्के, अस्थायी निवास के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा और स्थायी नागरिकता के लिए 10 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क था। सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के चारों के लिए प्रवेश शुल्क चुका दिया, लेकिन उन लालची गार्ड्स ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। एक गार्ड ने अपना हाथ फैलाया, ये तो बस एंट्री फीस है, अब 100 सिक्के प्रति व्यक्ति गाइड का शुल्क भी देना होगा। उसने शीला और सिया को घिनौनी नजरों से घूरते हुए कहा, या फिर तुम चाहो तो हमारे साथ रुक सकती हो, फैसला तुम्हारा है। शीला का हाथ गुस्से में उठ गया, लेकिन सिया ने उसे रोक लिया। उसने गार्ड का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक लाते हुए कहा, दूसरों का फायदा उठाना बंद कर दो, वरना यही चाल तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। गार्ड सहम गया और सिया सबको लेकर अंदर चली गई। अंदर का नजारा उम्मीद से अलग था। एक कच्ची सड़क थी जो कुछ पक्के मकानों को गेट से जोड़ती थी, लेकिन सड़क के किनारों पर बस्तियां ऐसी थी जैसे कोई स्लम इलाका हो। हजारों लोग टेंट और झोपड़ियों में किसी तरह गुजारा कर रहे थे। वहां एक आदमी और औरत के बीच बहस हो रही थी। वो आदमी बहुत हताश था। ये बहुत महंगा है, यहाँ रहने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। उस आदमी की एक टांग नहीं थी और वह एक लोहे की छड़ी के सहारे खड़ा था। उसकी साथी रोते हुए कह रही थी, यूजीन, हम और कहाँ जाएंगे? तुम्हारा कृत्रिम पैर टूट गया है, हमें उसे बनवाना है। यूजीन ने कड़वाहट से कहा, 100 तांबे के सिक्के, इसके लिए हमें हर दिन 3 दरिंदों को मारना होगा। कितने लोग तो इसके लिए जान गंवा चुके हैं। सिया ने अपनी पन्ना जैसी हरी आंखों से ये सब देखा। आसपास के लोगों के चेहरों पर भी वैसी ही निराशा थी। सिया की भौहें तंग गईं। वो जिस सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहाँ आई थी, वो शायद वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। क्या ये वाकई कोई शाही बस्ती थी, या फिर यह एक नया नर्क था? सिया के दिल में एक गहरी चिंता घर कर गई। सिया की चिंता अभी कम नहीं हुई थी कि एक मोटे, तेलकट चेहरे वाला आदमी ठाठ-बाट से भीड़ के बीचों बीच आया। वो बॉबी किंग था, इस शाही बस्ती का स्वघोषित मालिक यानी लॉर्ड। उसने उस विकलांग आदमी यूजीन को नीची नजरों से देखा और हिकारत से कहा, अगर तुम किराया नहीं दे सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम जैसे कमजोर कचरे की जरूरत नहीं है। भीड़ में कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ नफरत से भरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग उससे घृणा करते थे। बॉबी किंग ने अपनी नजरें यूजीन की साथी मीना पर टिका दी। वह एक सुंदर औरत थी। बॉबी ने उसे ललचाते हुए कहा, ये आदमी तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता, लेकिन मैं इस बस्ती का मालिक हूँ। मेरे पास सोने के भंडार है, मेरे साथ चलो और मेरी पत्नी बन जाओ। यूजीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मीना की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि मीना उसे ठुकरा देगी, लेकिन मीना की आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। अगले ही पल, जैसे ही यूजीन ने कुछ कहने की कोशिश की, उसे एक अदृश्य शक्ति ने खींच लिया और वो गायब हो गया। बॉबी किंग हंसा, समय समाप्त। अब बोलो सुंदरी, उस हारे हुए इंसान के पास वापस जाओगी
या मेरे महल में चलोगी? मीना ने कुछ पल सोचा और आखिरकार बॉबी किंग के साथ चलने के लिए हामी भर दी। सिया ने गहरी सांस ली। वह मीना को गलत नहीं ठहरा सकती थी। इस नरक जैसी दुनिया में हर कोई बस जिंदा रहना चाहता था। तभी सिया के पास एक चांदी जैसी मधुर आवाज सुनाई दी। तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए। वो खूबसूरत औरतों का बहुत शौकीन है। सिया ने मुड़कर देखा। वहां एक और गर्भवती महिला खड़ी थी, जिसके साथ उसका छोटा बेटा था। वह प्रिया थी। सिया ने उसे गौर से देखा। सांवली रंगत, गहरी भूरी आंखें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। प्रिया ने फुसफुसाते हुए बताया कि बस्ती बने हुए अभी बस दूसरा दिन है और ये बॉबी किंग अपनी 7वीं पत्नी चुन चुका है। वो अपना एक हरम बना रहा है। सिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसे अंदाजा हो गया कि ये जगह किसी स्वर्ग से कम, एक तमाशा ज्यादा थी। सिया ने प्रिया के बेटे थियोडोर को देखा। वह 3 साल का एक मासूम, प्यारा सा बच्चा था। सिया का दिल उस बच्चे को देखकर पिघल गया। उसने ठान लिया कि उसे इस जगह के बारे में सब कुछ जानना है। सिया ने बड़ी चालाकी से प्रिया को 10 चांदी के सिक्के देने का लालच दिया, ताकि वह उन्हें इस बस्ती का पूरा कच्चा चिट्ठा बता सके। प्रिया की आंखें चमक उठीं। उसके लिए ये पैसे किसी जीवनदान से कम नहीं थे। प्रिया ने उन्हें बस्ती के उन राजों के बारे में बताना शुरू किया, जो बाहर से चमकते हुए गेट के पीछे छिपे थे। सिया ने मन ही मन सोचा, ये जगह नर्क तो है, लेकिन ये मेरे लिए एक सीख भी है। वो समझ गई कि उसे अपनी बस्ती कैसे नहीं बनानी है। उसे अपनी बस्ती को बॉबी किंग की इस गंदी राजनीति से बहुत दूर, बहुत बेहतर बनाना था। ये जगह अब उसके लिए एक नकारात्मक उदाहरण थी। सिया का इरादा साफ था। उसे यहाँ बसना नहीं था, बल्कि यहाँ रहकर इस सिस्टम को समझना था, ताकि वह अपने बच्चों के लिए एक आदर्श घर बना सके। सिया की आंखों में अब एक नया संकल्प था। बॉबी किंग को लगता था कि वह इस बस्ती का भगवान है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बस्ती में अब एक ऐसी औरत आ चुकी है, जो आने वाले वक्त में उसकी पूरी सत्ता को ही चुनौती देने वाली थी। प्रिया उन्हें बस्ती के मुख्य इलाकों की ओर ले गई। वहां सिस्टम द्वारा बनाई गई 1 दर्जन के करीब इमारतें थीं, जो बस्ती के बीचों बीच बनी थीं। यहाँ के घर लकड़ी के साधारण बंगले थे, जिनका क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर था। बस्ती की मुख्य सड़क पर कुछ रौनक थी, लेकिन जैसे जैसे वे किनारे की ओर गए, नजारा बदल गया। वहां लोगों की भीड़ इतनी घनी थी कि हर 1 वर्ग मीटर में 1 या 2 इंसान ठुसे हुए थे। वहां की सड़न और बदबू का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये वह स्लम इलाका था, जहां हजारों लोग किसी तरह अपनी सांसें बचाए हुए थे। बस्ती के अमीर लोग और उनके पक्के मकान मुख्य सड़क पर थे, जबकि बाकी दुनिया यहाँ किनारे पर कचरे की तरह फेंक दी गई थी। सिया ने प्रिया से पूछा, यहाँ कुल कितने लोग हैं? प्रिया ने याद करते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई थी तब करीब 100 लोग थे। अब रुक रुक कर अलग अलग समूह आते रहते हैं। मुझे लगता है अब हम शायद कुछ 100 होंगे। तभी हेरोल्ड की आवाज गूंजी, ये तो लूट है। उसने एक मकान के दरवाजे पर बने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहा, इस एक कमरे का किराया 500 तांबे के सिक्के रोजाना है। सिया ने अंदर कदम रखा। 50 वर्ग मीटर का वो कमरा पूरी तरह खाली था। न बिस्तर, न किचन, बस एक कोने में लकड़ी के घेरे वाला एक छोटा सा गंदा छेद, जो उनका शौचालय था। सिया ने घृणा से अपना सिर घुमा लिया। ऐसी जगह के लिए इतनी भारी कीमत, ये तो जीवित रहने के बदले खून चूसने जैसा था। सिया ने शीला और हेरोल्ड की ओर देखा। हमें कुछ दिनों के लिए यही रुकना होगा, तो चलो इसे किराए पर लेते हैं। सिया के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके साथियों को ऐसा लगे कि वे उस पर निर्भर है। उसने उन सब से उनका हिस्सा लिया और किराया चुका दिया। सिया का इरादा यहाँ बसने का बिल्कुल नहीं था। वह तो बस कुछ दिनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थी। उसे बॉबी किंग के नेतृत्व पर तनिक भी भरोसा नहीं था। सिया ने मन ही मन सोचा, क्या यहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है? वह किसी की एहसानमंद नहीं बनना चाहती थी, और न ही उसे बॉबी किंग जैसी तुच्छ राजनीति पसंद थी। प्रिया ने जब ये सुना कि सिया यहाँ रुकने का मन नहीं बना रही, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। उसके लिए तो ये जगह मजबूरी थी।
क्योंकि वह एक माँ थी और उसके पास अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए और कोई चारा नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर प्रिया को भी ये एहसास होने लगा था कि इस बस्ती के लॉर्ड का बर्ताव आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिया ने उस खाली कमरे को देखा और अपनी कटार कस ली। उसे अपना घर बनाना था, एक ऐसा घर जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि जहाँ इंसानियत और सम्मान की भी जगह हो। उसे बॉबी किंग की इस शाही बस्ती से बस एक ही चीज सीखनी थी कि एक बेहतर बस्ती कैसे नहीं बनाई जाती। वह अब एक ऐसी नींव रखने की तैयारी में थी जो न केवल आर्यन को गर्व महसूस कराए बल्कि उसके होने वाले बच्चों के लिए एक सच्चे स्वर्ग का निर्माण करे। सिया और उसका दल प्रिया के साथ बस्ती के मुख्य रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक ऐसी इमारत दिखी जो वहां के सादे माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये एक छोटा सा किला था, पत्थर की मजबूत दीवारों से बना 4 मंजिला ढांचा जिसके ऊपर छोटे छोटे टावर थे। सिया ने गौर किया कि इस किले के चारों ओर 2 मीटर ऊंची मजबूत पत्थर की दीवार थी। प्रिया ने उपहास भरे लहजे में कहा, ये लॉर्ड का घर है। सिया ने देखा कि किले के बाईं ओर एक बड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी। प्रिया ने बताया कि बॉबी किंग यहाँ अपना आलीशान बगीचा बनाने की योजना बना रहा है। बाहर लोग बदबूदार झुग्गियों में भूखे मर रहे थे। उनके पास पोषण के नाम पर सिर्फ जंगली फल और सख्त मीट था, जहाँ हिंसा और चोरी का कोई अंत नहीं था। और दूसरी तरफ ये लॉर्ड महोदय बगीचे और महल बनाने में व्यस्त थे। अगली इमारत जो उन्होंने देखी वह एक साधारण सा लकड़ी का बंगला था। अंदर का नजारा बड़ा अजीब था। 200 वर्ग मीटर की जगह जिसमें कुछ कुर्सियां थीं और सामने एक बड़ा सा काउंटर था। वहां सिस्टम द्वारा निर्मित सफेद ब्रेड और एक अजीब सा दलिया रखा था। हेरोल्ड ने झटपट हिसाब लगाया। ब्रेड के 50 तांबे के सिक्के और दलिये के 30 सिक्के। उसने सोचा, यहाँ का जीवन स्तर कितना महंगा है। अगर 10 लोग भी मिलकर रहें तो कम से कम 200 तांबे रोजाना का खर्च है, यानी दिन के 2 चांदी के सिक्के। ज्यादातर लोग जो यहाँ आए थे उनके पास सिर्फ कुछ 100 चांदी के सिक्के ही थे। इतने में वे कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? प्रिया ने भी हामी भरी। अभी तो बचत है, पर कुछ हफ्तों बाद क्या होगा? प्रिया ने बताया कि बॉबी किंग लकड़ी, पत्थर और कुछ विशेष पौधे खरीदने के नाम पर लोगों से काम भी करवाता है। सिया की दिलचस्पी उन पौधों में बढ़ गई। क्या ये पौधे सिस्टम से जुड़े थे? सिया ने उन पौधों के बारे में पूछा तो प्रिया ने कहा कि उसके टेंट में कुछ पड़े हैं। शीला ने हैरानी से पूछा, टेंट में? चोरी का डर नहीं? प्रिया ने फीकी मुस्कान के साथ बताया कि कोई औरत की चीजें चुराने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बॉबी किंग मदद के बहाने अपना अधिकार जताना पसंद करता है। हेरोल्ड ने राशन के तौर पर ब्रेड खरीदी। सिया ने भी एक टुकड़ा चखा और उसे बाहर फेंकने का मन बना लिया। जब शीला ने चखा तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, मानो कोई रेगमाल सैंडपेपर चबा रही हो। स्वाद का तो पता ही नहीं था। बनावट इतनी खराब थी कि उसे निगलना सजा था। सिया ने उस सिस्टम संचालित रेस्टोरेंट को देखा। न कोई रसोइया, न कोई सफाई करने वाला, बस प्लेटें रखो और वो जादू से गायब। सिया ने मन ही मन नोट किया कि यह एक ऐसी इमारत है जो उसके अपने भविष्य के साम्राज्य में जरूर होनी चाहिए। सिया समझ गई कि ये बस्ती सिर्फ एक दिखावा है। ये लोग सिर्फ लूटने का धंधा चला रहे हैं। एक ओर बॉबी किंग का ये घटिया राज और दूसरी ओर लोगों की मजबूरी। सिया ने उन बेकार ब्रेड के टुकड़ों को देखा और सोचा, इसे तो दरिंदों को खिलाकर उनका गला ही फाड़ा जा सकता है। वो समझ चुकी थी कि यहाँ से उन्हें जल्द से जल्द अपनी राह अलग करनी होगी, क्योंकि ये जगह उनके लिए कोई ठिकाना नहीं बल्कि एक सबक थी कि एक बेहतर बस्ती कैसे बनाई जाती है। प्रिया सिया के दल के नखरे देखकर मुस्कुरा दी। उसे लगा था कि भूख के आगे लोग समझौते कर लेंगे, लेकिन ये टीम अलग थी। घोटाले वाले रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वे करीब 100 मीटर दूर एक और इमारत की ओर बढ़े। ये बाहर से साधारण थी, लेकिन अंदर हथियारों का जखीरा था। लकड़ी की तलवारें, भाले और धनुषबाण। आर्यन ने एक लकड़ी के भाले पर हाथ रखा। उसकी कीमत थी 10 चांदी के सिक्के। आर्यन को शक हुआ, क्या हम फिर ठगे जा रहे हैं? बिना स्पेसिफिकेशन देखे कौन खरीदारी करता है?
प्रिया ने बताया कि लोग इसे भरोसे का सौदा मानते हैं। आर्यन ने भाला खरीदा और सिस्टम स्क्रीन चमकी। लकड़ी का भाला, अटैक +5, ड्यूरेबिलिटी 100। आर्यन ने सोचा, ये शुरुआती स्तर के दरिंदों के लिए ठीक है, लेकिन उसका असली हथियार तो उसकी बंदूकें थीं। उसने उसे तब तक छुपाकर रखने का फैसला किया जब तक कोई बड़ी आफत न आए। अंत में सिया और शीला ने धनुषबाण का एक सेट खरीदा। चलते चलते सिया ने प्रिया से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ बताया कि वह एक हाउसवाइफ थी। सिया ने पूरे सम्मान से कहा, हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे महान पेशा है। ये सुनकर प्रिया की आंखों में चमक आ गई। एक अनाथ के तौर पर सिया हमेशा से उन परिवारों के करीब रही थी जो अपने बच्चों को समय देते हैं। रास्ते में फिर से एक हंगामा हुआ। वही विकलांग यूजीन अपनी प्रेमिका मीना को वापस पाने के लिए फिर आ गया था। बॉबी किंग के गुर्गों ने उसे बुरी तरह पीटा। मीना ने अपनी कोख पर हाथ रखकर उसे दूर जाने को कहा। वह मजबूर थी। अंत में बॉबी किंग ने मीना की एक अजीब शर्त पर यूजीन को बस्ती से बाहर फेंक दिया। सिया ने सब देखा, लेकिन उसने दखल नहीं दिया। ये उसका काम नहीं था। लेकिन उसके मन में बॉबी किंग की इस बस्ती को लेकर नफरत और बढ़ गई। प्रिया का टेंट बस्ती के किनारे पर था। जैसे ही सिया अंदर गई, उसने प्रिया के हाथ में एक मोती का ब्रेसलेट देखा। प्रिया ने बताया कि यह उसके पति की आखिरी निशानी थी। प्रिया ने सिया को कुछ पौधे दिए जो वह इकट्ठा करती थी। सिया ने उन्हें अपने पोर्टेबल लैब में रखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह गेहूं जैसा एक प्राचीन पौधा था। ये आधुनिक गेहूं से अलग, कहीं ज्यादा पोषक और रेशेदार था। सिया के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि अब वो खुद अनाज उगा सकती थी। बस्ती की इमारतें और सिस्टम का यह जाल जो बॉबी किंग चला रहा था, वह दरअसल मुनाफा कमाने की एक सोची समझी मशीन थी। सिया ने सब समझ लिया था। बाहर आते ही उसने अपनी टीम से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जा रही हूँ। शीला ने साथ चलने की जिद की, लेकिन सिया ने मना कर दिया। उसे रिसर्च करनी थी और अपनी बस्ती के लिए एक बेहतरीन जमीन ढूंढनी थी। उसने फूफी कुत्ते को साथ लिया और निकल पड़ी। आर्यन और शीला बस उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि सिया की सनक ही उन्हें इस नई दुनिया में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि जब सिया लौटेगी तो वे उसके लिए गर्मागर्म रात का खाना तैयार रखेंगे। अब सिया का मकसद साफ था, बॉबी किंग की तरह लूटना नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जो वास्तव में सुरक्षित और खुशहाल हो।